Hello. Okay, this is our last topic of Unit 3, which is economics of energy. So, till now we have studied what is energy के different forms, uh, energy का conservation, energy efficiency. We have also understood what does clean energy technology means. We have understood what does carbon footprint means. Now let us conclude this subject of energy by talking about the most important point, which is economics of energy. ठीक है, let us start, but let us understand what does economics of energy means. ठीक है, अभी आप ये तो समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट. अच्छा, जब भी आप किसी भी फॉर्म की एनर्जी यूज कर रहे होंगे, समटाइम्स यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट एंड समटाइम्स यू आर नॉट डायरेक्टली पेइंग बट यू आर इनडायरेक्टली पेइंग फॉर इट. तो मैं इस बात को पहले जस्टिफाई करूं, कैसे कह रही हूँ मैं. देखिए, अगर आप, हो सकता है आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं, यानी आपके घरों में जो बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, उन सब का आप कुछ बिल पे करते हैं, यानी आप उस इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रहे हैं. यू आर पेइंग अ कॉस्ट. ठीक है, विच इज फेयर एंड फाइन. नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी फॉर्म की कुछ तरह की इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है, सॉरी एनर्जी ऐसी है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप पे नहीं कर रहे हैं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर पेइंग फॉर द पर्पस. जैसे कि आप फूड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, यानी आप खाने के लिए सामान यूज़ करते हैं, आप हम उस फूड रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए हम एक बहुत इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रहे हैं, जिसके रेफरेंस में वो कॉस्ट उस रिसोर्सेज को उगाने में, उसको नरिश करने में, उसको आपके तक पहुंचाने में खर्च होती है. तो दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग एनर्जी के रेफरेंस में समझते हैं. तो ये जो एनर्जी का सेक्टर है, इट इज़ क्वाइट अ लार्ज सेक्टर. बहुत डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास एनर्जीज़ के, और उस एनर्जीज़ के साथ डील करने के लिए अलग अलग तरह से कॉस्ट है, जो मेजरली प्रॉफिट या बेनिफिट के रेफरेंस में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. और समटाइम्स जब हम उसको कमर्शियली देखते हैं तो इंडिविजुअल यूजर्स के बेनिफिट के लिए और इंडिविजुअल यूजर्स की लाइफ्स को चलाने के लिए भी के रेफरेंस में भी हम इसको स्टडी करते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक टॉपिक समझते हैं, विच इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि एनर्जी की कहाँ कहाँ किस किस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और उस कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या बेसिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई डू वी केयर अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी. मुझे एफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत है ही क्या. तो फर्स्ट इज कैन बी चीपर देन द न्यू जनरेशन. तो एफिशिएंट एनर्जी का मुझे यूटिलाइजेशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी अभी तक की नई नई एनर्जी के फॉर्म्स आ रहे हैं, उनसे सस्ती या उनसे कम कॉस्ट में अगर मुझे कोई एनर्जी का फॉर्म मिल रहा है, दैट एनर्जी फॉर्म इज मोस्ट एफिशिएंट वन. तो उसकी एफिशिएंसी उसकी कॉस्ट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप. सेकेंड थिंग भी अगेन आप कॉस्ट से रेफरेंस ले रहे हैं. देखिए, कैन सेव मनी ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो इतनी एफिशिएंट है, जिसके न सिर्फ प्रोडक्शन या जनरेशन में, बल्कि उसके ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप पैसे बचा पा रहे हैं, मनी सेव कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो दैट एनर्जी इज मोस्ट एफिशिएंट. एग्जाम्पल से समझें, अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग हाइड्रो पावर प्लांट्स, देन उसको इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने में कॉस्ट जो है आपकी कम लगती है कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, दूसरी चीज़, बट यही वाटर जब आप विंड्स एंड टाइडल एनर्जी के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगेन वही रिन्यूएबल सोर्स है, मगर उसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है, ऑल्दो फ्री है, चीपर है, बट एनर्जी का क्रिएशन कम है. ठीक है, सेम चीज़ हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ईजी होता है, मनी सेविंग होता है, बट अगर आप विंड एंड टाइडल एनर्जी को देखेंगे तो उसका ट्रांसमिशन या उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मनी रिक्वायर करता है. तो इन दोनों में से हम अगर कोई एफिशिएंट एनर्जी सोर्स चुनेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट्स को चुनेंगे, ना कि टाइडल पावर प्लांट्स को चुनेंगे. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल कि हम कैसे कह रहे हैं कि किसी तरह की एनर्जी एफिशिएंट है
क्योंकि उसका जनरेशन ना सिर्फ जनरेशन इज चीप बल्कि उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो सेव्स अस मनी. ठीक है. नेक्स्ट इज बेटर फॉर द एनवायरमेंट देन जनरेशन. तो एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए. जैसे सेम एग्जांपल, थर्मल पावर प्लांट्स basically leave some residue, leave some waste which is harmful for environment as well as for individual human beings, but hydropower plants do not leave any form of residues, thus is more environment friendly. ठीक है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस मीट अवर ग्रीन हाउस गैसेज रिडक्शन गोल्स. तो अगर आप एफिशिएंट एनर्जी के सोर्सेज यूज करेंगे तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज भी रिड्यूस होने लगेंगी. अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही सुना था या समझा था कि कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ते हैं जब आप ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा एमिट करने लगते हो. तो हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज यूज़ ही ना करें जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी. Right. Next is it also creates job. When you do something new, when you innovate, when you explore some new ideas, then it creates jobs. It creates opportunities for people who are looking for it. So it is basically a good idea. So at last it saves us money. It saves money for the generators. It saves money for the person who are actually using it. Right. इन सब रीजंस के वजह से मुझे एक एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम चाहिए. अब इस पूरे प्रोसेस में किस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. द फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग या बिल्डिंग टाइम. तो जब आप किसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हो तो डायरेक्टली हमारे यूटिलाइजेशन पर्पस तक पहुंचने से पहले बहुत अलग अलग स्टेजेस तक गुजरी होती है. उस पूरी प्रोसेस के दौरान जो कॉस्ट लगती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं, जहाँ पे उस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मॉनिटर, ट्रांसमिट, रिलोकेट, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दिस होल प्रोसेस रिक्वायर्स अ कॉस्ट विच इज एन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज इक्विपमेंट एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस. यानी ऐसी कॉस्ट जो उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मशीनरीज के रेफरेंस में लगती है, उस मशीनरीज को बनाने में, उस मशीनरीज को मेंटेन करने में, दैट इज योर इक्विपमेंट कॉस्ट. तो उस सेटअप को या उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट, दैट इज योर इक्विपमेंट कॉस्ट, एंड द प्रोसेस कॉस्ट, द मैनेजिंग कॉस्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. तो दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व है इस पूरे सेक्टर में, जिसको हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं एनर्जी का. सो ओवरऑल इतना समझने के बाद नाउ लेट अस कंक्लूड व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी. द एनर्जी इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज अ फील्ड which studies human utilization of energy resources and energy commodities and the consequences of that utilization. तो क्या क्या करता है एक एनर्जी इकोनॉमिक्स? क्या करता है बेसिकली? इट स्टडीज कि ह्यूमन किस तरह से उस एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह से उस एनर्जी को जो यूटिलाइज कर रहा है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप उसको उसी तरह से यूटिलाइज करते रहे तो. और ये सारी चीज़ें किसके रेफरेंस में जज की जाती है? विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट. तो हम कॉस्ट को बेस लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस कॉस्ट पे मैंने उस एनर्जी को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, देन किस कॉस्ट में मेरे को उसके रिस्पेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्ट करने पड़े, एंड सो ऑन. ठीक है. अब यहाँ पे एनर्जी को हम दो तरह से समझ सकते हैं. अभी तक जो हम एनर्जी समझ रहे थे वो हम फिजिकल साइंसेस के रेफरेंस में समझ रहे थे, जहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. यानी जैसे आप कुछ सामान उठा रहे हैं, आप कोई किसी सामान को किसी पानी को गर्म कर रहे हैं, दिस होल प्रोसेस, इसको हम क्या कहते थे? एनर्जी, फिजिकल टर्म्स में. बट अगर आप इसी प्रोसेस को इकोनॉमिकली अंडरस्टैंड करना चाहें तो इकोनॉमिकली एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऑल द एनर्जी कमोडिटीज एंड ऑल द एनर्जी रिसोर्सेज दैट बेसिकली have a significant amount of physical energy which basically provides some ability to perform work with respect to a certain cost is energy with respect to economic terms. ठीक है.
तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, उसको एनर्जी को बनाने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसके थ्रू कोई काम करवाने के लिए एक सर्टेन जो कॉस्ट बेयर करते हैं, दैट इज इकोनॉमिकली एनर्जी। ठीक है। नाउ एनर्जी कमोडिटीज़ क्या हम जो बात कर रहे हैं वो उसका मतलब क्या है, इन कमोडिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे गैसोलाइन आ सकता है, डीजल फ्यूल आ सकता है, आपकी नेचुरल गैसेस आ सकती हैं, देन प्रोपेन, कोल या अलग अलग फॉर्म्स में जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली एनर्जी कमोडिटीज़ के अंदर आ सकती हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, एक सर्टेन किसी काम करने से आती है, कोई वर्क करने से आती है, जब आप उसको इकोनॉमिकली डील करते हैं। जैसे कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि स्पेस हीटिंग, वाटर हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं जिससे कोई एनर्जी जनरेट हो रही है और कोई कॉस्ट लग रही है, दैट डील्स विद बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो हम ये समझ चुके हैं बेसिकली कि एनर्जी इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट, इट इज़ बेसिकली अ स्टडी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, कैसे यूटिलाइज की जाती है, उस पूरे प्रोसेस में किस तरह से कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो अब हम स्पेसिफिकली समझते हैं कि एनर्जी इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। Okay, so what does energy economic studies? Energy economic studies forces that leads economic agents, the firms, individuals, government, anything which supplies to energy resources to convert those resources into other useful forms. ठीक है। बेसिकली क्या है, एनर्जी इकोनॉमिक्स क्या करता है, उनको स्टडी करता है जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स किसे कहते हैं हम, एजेंट्स मतलब जो एनर्जी को किसी फॉर्म में बूस्ट करते हो, एनर्जी को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ताकि हम उसको और यूजफुल फॉर्म में यूटिलाइज कर सके। तो इट कैन बी अ गवर्नमेंट, एजेंट कैन बी अ गवर्नमेंट, एन इंडिविजुअल एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो किसी फॉर्म में एनर्जी के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करता हो और उसको कन्वर्ट करके किसी ऐसे यूजफुल एनर्जी फॉर्म्स में बना रहा हो ताकि उसको यूजर्स यूटिलाइज कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके टू अदर यूजर्स एंड यूज देम एंड टू डिस्पोज देम ऑफ द रेसिड्यूअल। इट इज़ डन थ्रू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एनर्जी इकोनॉमिक्स का पहला यूज़ होता है उन एजेंट्स को स्टडी करना जो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स को उसके मोर यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके एंड ट्रांसपोर्ट कर सके। एंड ये एजेंट्स क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या आपकी गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट स्टडीज रोल्स ऑफ अल्टरनेटिव मार्केट एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑन दीज एक्टिविटीज। बेसिकली जब आप कोई एनर्जी क्रिएट कर लेते हो तो उसको यूटिलाइज करने के अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हमने जो एनर्जी क्रिएट करी उसको मैं डायरेक्टली क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स को दे सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस एनर्जी को बेसिकली अलग मार्केट प्लेस में यानी इंडस्ट्रीज़ को या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करा सकती हूँ ताकि उसकी कॉस्ट, उसका यूसेज डिफरेंटली हो सके। तो अल्टरनेटिव मार्केट्स या अल्टरनेटिव रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स बनाना, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, और फिर उसको इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को स्टडी करना, उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करना, इस एनर्जी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो अगर आप एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो तो उस एनर्जी को आप कहाँ कहाँ अल्टरनेटिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको स्टडी करने का काम भी हम एनर्जी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। Okay, next is it studies economically efficient provisions and use of energy commodities and resources and other factors that lead away from economic efficiency. नेक्स्ट चीज़ हम क्या स्टडी करते हैं, हम उस हर नेगेटिव पॉइंट को, हर नेगेटिव इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं, हर उस प्रोविजन को स्टडी करते हैं जिनके वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही हो। यानी ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसके वजह से आपकी एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो या फिर उसको गलत तरह से यूटिलाइज किया जा रहा हो, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे इम्पैक्ट्स को स्टडी करना और उनके ऊपर
पॉजिटिवली वर्क करने की कोशिश करना हम एनर्जी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज कि हम क्या क्या स्टडी करते हैं अंडर एनर्जी इकोनॉमिक्स। नाउ अगर आप एनर्जी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो अंडर द एनर्जी इकोनॉमिक स्टडी, तो इस एनर्जी प्रोडक्टिविटी व्हाट बेसिकली लीड्स टू एनर्जी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, किस तरह से एनर्जी की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कंपोजिशनल चेंजेस इन द इकोनॉमी टुवर्ड्स लेस एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, हम ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो लेस एनर्जी में ज़्यादा रिजल्ट्स दे सके, क्योंकि हमें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या हमारी इंडस्ट्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करती हैं टू प्रोड्यूस सम गुड। तो हम क्यों ना इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करें जहाँ पे एनर्जी को कम यूटिलाइज किया जा रहा हो और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस ना हो रही हो। तो एनर्जी प्रोडक्टिविटी बढ़ने का तरीका, पहला तरीका क्या हो सकता है, उसका यूसेज कम करना, और उसका यूसेज सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो उस इंडस्ट्री को इस तरह से मॉडिफाई करना कि उसकी एफिशिएंसी भी ना घटे और उसका यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कैन बी डन यूजिंग पॉलिसीज प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, अलग अलग पॉलिसीज बनाना जिससे कि एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। या फिर क्या करें, हाई एनर्जी प्राइसेस कर। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ आप बिजली को कम करना शुरू कर दो, पर तरीके नहीं आ पा रहे हैं, या हमें समझ नहीं आ रहा है, या हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पे कि हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा, उस तरह की एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए जाएं। अब इंक्रीज प्राइसेस में क्या होगा, हर कोई उसको रीच आउट नहीं कर पाएगा, तो खुद ही कुछ लोग उसके कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे और वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीकों को खुद ही अडॉप्ट करने लगेंगे। तो पहला तरीका क्या होगा कि आप खुद उनको मौका दें, पॉलिसीज़ बनाएं जिनके तहत वो काम करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि एनर्जी के प्राइसेस को हाई कर दिया जाए ताकि वो कम लोग उस प्रोसेस को अडेप्ट कर सकें और बाकी लोग उसके अल्टरनेटिव मेथड्स की तरफ अपना ध्यान डालने लगे। देखिए सेम चीज़, अडॉप्शन ऑफ मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो नए एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स की तरफ वो लोग मूव ऑन करने लगेंगे। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट इनोवेशंस करने लगेंगे। तो दिस कैन बी डन, और जब हम एनर्जी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोर्सेज दैट ड्राइव टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। हर इकोनॉमिक फोर्स जो पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी फैक्टर को, ग्रोथ जो भी आप कर रहे हो एनर्जी एफिशिएंसी में उसको बढ़ा रहा हो, उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो दिस वाज इट। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी चॉइसेस फॉर मैनेजिंग एनर्जी इकोनॉमिक्स, यानी हम किस तरह से एनर्जी एफिशिएंसी के लिए वो चॉइसेस को अडैप्ट करें जिनसे एनर्जी इकोनॉमिक्स बेहतर हो सके। तो पहला इज हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा कोई भी तरीका अपनाना चाहते हैं जहाँ पे आप अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी या मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहते हैं, तो हर ऐसा सोर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहता है, क्योंकि उसका डिज़ाइनिंग, उसकी रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग स्टडी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, उसका बेसिक आइडिया, उसका फर्स्ट इंस्टॉलेशन, उसकी रिसर्च एक इनिशियल कॉस्ट रिक्वायर करती है। तो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। फर्स्ट, लोअर फ्यूचर कॉस्ट। अब दोनों ही चीज़ें रिलेटेड हैं। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा समय, ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर करता है, बट आगे आने वाली फ्यूचर कॉस्ट कम होगी क्योंकि इसके थ्रू रेसिड्यूज या इसके थ्रू हार्मफुल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट या इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगी, इसलिए फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेक्स्ट इज एक्सेस इन फ्यूचर कॉस्ट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अगर आप फ्यूचर कॉस्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं आपको, फ्यूचर एनर्जी प्राइसेस क्या रहे होंगे, नेक्स्ट फ्यूचर के प्राइसेस क्या रहने वाले हैं, एनर्जी सेविंग विद यूज़, किस तरह से एनर्जी को सेव किया जाएगा, अमाउंट प्रोडक्ट विल बी यूज, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, कितने समय तक वो प्रोडक्ट चलने वाला है, उसका कोई डिस्काउंटेड रेट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मिला के हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का फ्यूचर कॉस्ट एक्सेस कर पाते हैं, जिसकी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज कुछ, अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के साथ फेलियर्स भी आएंगे।
तो एनर्जी मार्केट में किस तरह के फेलियर्स होते हैं या एनर्जी मार्केट फेलियर्स हम किसे कहते हैं? तो बेसिकली the social cost not reflected in decision making because energy prices don't account for externalities. यानी कि हम फेलियर्स को तब जज करेंगे जब हमारा डिसीजन मेकिंग में कोई गलती हो, या हम लोग एनर्जी के प्राइसेस को सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फ्यूचर प्राइसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या यूसेज को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारा इस तरह को हम फेलियर मानेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आप एग्जांपल से समझें, अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, देन उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपने बिल्डिंग के दौरान जितने भी रॉ मटेरियल लिए सबकी कॉस्ट को ऐड करा, आपने अपनी थोड़ी मेहनत, अपनी एनर्जी सबको ऐड करा और एक उसका कोई प्रोडक्ट का प्राइस तैयार किया। अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस यूज़र उसको उस प्राइस पे एक्सेप्ट करता है और वो प्रोडक्ट आपका उस क्वालिटी को कुछ दिन तक भी मेंटेन नहीं कर पाता है, देन आपके उसी तरह के सेम प्रोडक्ट्स आगे कोई और उस कॉस्ट पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, या फिर आप क्या करोगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करोगे। बट इन दोनों ही रीजंस की वजह से आपकी मार्केट का, आपके उस प्रोडक्ट की मार्केट का धीरे धीरे फेलियर एग्जिस्ट होने लगेगा। तो आपको सही डिसीजन मेकिंग करनी है ताकि आपकी एनर्जी के प्राइसेस उसी दिशा में पॉजिटिवली बढ़े। ठीक है, तो द एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग रादर देन एमसी प्राइसिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज टू हाई। तो एसी प्राइसिंग रादर देन टाइम ऑफ यूजिंग प्राइसिंग, सो प्राइसेस आर टू लो और टू हाई एट टाइम्स। तो जब आप प्राइसिंग को फ्लक्चुएट करोगे तो मार्केट फेलियर दिखने लगेगा। यानी हर 2 दिन में आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे फिर घटाओगे, तो वो मार्केट उस प्रोडक्ट को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उस पर शक ज़्यादा होने लगता है कि प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है। इसी तरह से एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी है, एनर्जी की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग इसके प्रोडक्ट को ज़्यादा यूजफुल बनाती है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है? कुछ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ टैक्सेस या कुछ कैप्स या कुछ ट्रेड्स लगा सकते हैं ताकि हम इस फ्लक्चुएशन को मॉड्यूलेट कर सकें एक्सटर्नली। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस कुछ अपना सकते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स या कुछ लो कॉस्ट लोन्स जिसकी हेल्प से आपके टैक्स रिडक्शन हो सके, कुछ रिबेट या कुछ क्रेडिट्स हमको मिल सके जिनकी हेल्प से अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस निकल सके। तो दिस वाज योर एनर्जी इकोनॉमिक्स, जिसके रेफरेंस में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि हमारा एनर्जी कितनी एफिशिएंटली यूज़ हो रही है, उसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करना, उसको कंट्रोल करना। आई होप लेक्चर क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।